हाँ सुनो, लास्ट टाइम अपन ने डिस्कस किया था, मैं अपने वहीं से टॉपिक उठा रहा हूँ एक बार, मैं आपका क्विक रिवीजन करा रहा हूँ एक बार। तो अकॉर्डिंग टू आवर क्लासेस, dual pen support डिसेबल। ओके, जैसा कि अपन ने लास्ट टाइम किया था, इलेवेंथ क्लास फिजिक्स हम पढ़ रहे थे। ठीक है, इस 11th फिजिक्स के अंदर मेनली जर्नली जो टॉपिक हमने अभी तक करा है दैट इज कॉल्ड मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, जहां हमने मल्टीपल टाइम्स किसको स्टडी किया है? मोशन। मोशन के अंदर हमने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन से हमने हल्का सा किसको पढ़ा? फोर्स को पढ़ के काम खत्म किया, जिससे इंपॉर्टेंट रिलेशंस निकल के आए, यानी कि इन अ सिंगल डायरेक्शन हमने बात की, जहां हमारे पास इंपॉर्टेंट रिलेशन निकल कर आए, जिसे हमने नाम दिया v u प्लस ए टी, s u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, अनदर वन इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2as, and very important s nth u प्लस a बाई 2n माइनस 1। यहां तक मैंने प्रीवियसली आपको मोशन पढ़ाया था जब हम प्रॉपर क्लासेस में थे। यहां तक अपना डिस्कशन हुआ था। यहां तक मैं मान के चलता हूं कि 9th क्लास का प्रॉपर टेस्ट था, यानी 9th क्लास में अगर किसी बच्चे ने मोशन चैप्टर को समझा, पढ़ा, लिखा था तो वो यहां तक समझ जाता है। इतना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं थी। यहां तक सिंपल एप्टीट्यूड लेवल पे आपको वर्क करना था। क्लियर था? कोई दिक्कत नहीं है। नाउ हम जा रहे हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम था मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन अ प्लेन, यानी कि हमें अब मोशन करना है किसी प्लेन पर। एक सिंगल डायरेक्शन नहीं रही, हमें पूरा प्लेन करना है, प्लेन पे वर्क करना है। अभी एट प्रेजेंट हम जो पढ़ते हैं प्लेन, मतलब हमारे पास जो स्पेस है उसे हमने 3D स्पेस कहा हुआ है। क्या कहा हुआ है? 3D स्पेस। 3D, D फॉर डायमेंशन। According to modern science, we have 4 dimension. Time is also a dimension. But हम पढ़ रहे हैं न्यूटोनियन फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स में टाइम को क्या माना हुआ है? एब्सोल्यूट। तो फॉर आवर मोशन, फॉर आवर न्यूटोनियन फिजिक्स, टाइम इज एब्सोल्यूट क्वांटिटी। वो कैसी क्वांटिटी हो गई? एब्सोल्यूट क्वांटिटी हो गई, यानी वो फिक्स रहेगी। उसके लिए आपको छेड़छाड़ नहीं करनी। 5 मिनट का मतलब मेरे लिए क्या है, आपके लिए क्या है, अमेरिका वाले के लिए क्या है, कोई मून पे बैठा है उसके लिए क्या है, कोई मार्स पे बैठा है उसके लिए क्या है, सबके लिए 5 मिनट की वैल्यू क्या है? इक्वल। लेकिन जब हम फर्दर स्टडी करेंगे, क्वांटम फिजिक्स पढ़ेंगे, तो हम देखेंगे कि हमारे 5 मिनट अलग होते हैं, मार्स पे अलग होते हैं, गैलेक्सी के बाहर अलग होते हैं 5 मिनट की वैल्यू। वो सब मैं अभी फिलहाल जाना नहीं चाहता, लेकिन हम मानेंगे कि टाइम डिल्यूशन करता है, चीजें अलग हो जाएंगी। ठीक है, चलो फिलहाल ओके। तो जो 3D हम जो पढ़ने वाले हैं उसके अंदर जनरली हमारे पास x, y और z, ये 3 एक्सेस होती हैं, जिसको आप लोगों ने बहुत बार देखा है। मैं फिर से भी दिखा रहा हूं। दिस इज कॉल्ड y एक्सिस, x एक्सिस, एंड ये z एक्सिस, ये बाहर निकल रही है लेकिन दिखा नहीं सकता, प्लेन है ये बोर्ड। दिस इज कॉल्ड z एक्सिस। ओके, इससे ये जो प्लेन बनते हैं इसे कहते हैं वाई जेड प्लेन। ये बना एक्स वाई प्लेन, ये बना जेड एक्स प्लेन।
तो हम देखते हैं कि हम 3 डायमेंशंस को जब बांटते हैं तो हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, डायमेंशनली डिवीजन कर सकते हैं कि हम कहाँ मोशन कर सकते हैं। सपोज करें अभी आप इस चीज को पढ़ना चाहते हैं, तो आप सपोज करें एक लिजार्ड है, तो लिजार्ड है तो फिलहाल आप कहाँ कहाँ चल सकते हैं, इस फ्लोर पे, इस फ्लोर पे, उस फ्लोर पे, उस फ्लोर पे, इस फ्लोर पे। हवा में उड़ नहीं सकते, फ्लोर पे चलोगे, तो फ्लोर पे चलोगे तो वो मोशन कहलाता है 2 डायमेंशन मोशन। क्या कहलाएगा, 2 डायमेंशन मोशन, और जिसे हम मोशन इन अ प्लेन भी कहते हैं। मोशन इन अ प्लेन, उड़ नहीं रहा, सिर्फ प्लेन है, प्लेन एरिया पे चल रहा है। समझ में आ गई बात आपको क्या करना चाहते हैं। अब कंफ्यूजन ये आ रहे थे कि जब हम पहले आपको पढ़ा रहे थे तो मेरे पास क्या था, सिंगल डायरेक्शन। जब मेरे को सिंगल डायरेक्शन पे जाना है तो मुझे क्या स्पेसिफाई करने की जरूरत है कि मैं नॉर्थ में जाऊं, साउथ में जाऊं। अरे पता है जहां जाएगा एक ही जगह जाएगा, कंफ्यूजन कुछ होगा ही नहीं। जो एक बार जहां स्टार्ट हो गया मोशन वहीं चलना है, उसकी पोजीशन चेंज होनी नहीं, सब कुछ होना नहीं, सिंगल डायरेक्शन में बात होने वाली है। अगर मैंने किसी बॉल को गिराई तो बॉल चुपचाप नीचे गिरेगी, बॉल का कुछ नहीं होना। तो वहां हमें इतनी रिक्वायरमेंट नहीं थी डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने की। लेकिन अब किस में आ गए, एक्स वाई जेड पे आ गए। कई बार एक्स का वाई के साथ रिलेशन बन रहा होगा, कभी वाई का जेड से बन रहा होगा, काफी टिपिकल चीज आ रही है। इन चीजों को समझने के लिए हमने सोचा जब डायरेक्शन पे बहुत सारा गेम खेलना है और बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी है जो डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, तो क्यों ना एक अलग से मैथमेटिक्स बनाई जाए जो इस चीज को समझा सके हमें। नाम बना वेक्टर एनालिसिस। क्या बना, वेक्टर एनालिसिस। यानी कि यहां पर हम क्या करते हैं, मैनेज करते हैं ऑल वेक्टर क्वांटिटीज को, ऑल वेक्टर क्वांटिटीज को। और वेक्टर क्वांटिटी मतलब वेक्टर विच है बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अगर मैग्नीट्यूड भी होगा डायरेक्शन भी होगी तो हम उसे क्या कहने वाले, वेक्टर क्वांटिटी। और उसे संभालने के लिए हम क्या करेंगे, वेक्टर एनालिसिस। ठीक है, ओके सर। तो फिजिक्स का मैं बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन स्टार्ट कर रहा हूं, वेक्टर। ये थ्रू आउट द 11th, थ्रू आउट द 12th आपके साथ जुड़ा रहेगा। दिस इज एन टूल, मैथमेटिकल टूल्स लाइक, ये भी एक ऐसी चीज है जो फिजिक्स पढ़ने के लिए आपको आएगी। जिनके पास मैथमेटिक्स है उनको 12th क्लास में एक चैप्टर मिलेगा पूरा का पूरा वेक्टर। तो वो बच्चे जो मैथ्स वाले होते हैं वो वैसे ही एक्टिव हो जाते हैं, उनको तो पूरा चैप्टर मिलता है, तो वो फिजिक्स से बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं इसको। लेकिन जो बच्चा बायो का है, जो बच्चा नॉर्मल है, उसके लिए यहाँ पे जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वो ध्यान से समझना, वेक्टर एक अलग से एज लेकर आता है। जैसे आप लोग 10th क्लास तक करते थे, रूट आ गया, अरे यार ये प्रॉब्लम आ गई, ऐसी वेक्टर आने से बच्चे की पेन छूट जाता है हाथ से कि यार वेक्टर आ गया, समझ नहीं आएगा मुझे। जितना बेसिक से समझोगे, कंसेप्ट वाइज समझोगे, वहां पे बात खत्म। कंसेप्ट अच्छा रखो कि वेक्टर क्यों आया है और कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो इससे सिंपल चीज कुछ है ही नहीं। और जितना टिपिकल तुम बना के सोचोगे वेक्टर आ गया ये क्या करेंगे वो होगा, तो तुम उतने टिपिकल खुद बनते रहोगे। ठीक है, बहुत सिंपल वे में समझा रहा हूं। ओके, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी, वेक्टर्स की। वेक्टर्स यानी कि ऑल फिजिकल क्वांटिटी which have both क्या क्या, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अगर दोनों चीज होंगी किसी के पास में तो हम उसे क्या बोलते हैं, वेक्टर। अब सिर्फ इसके लिए 2 क्वेश्चन पूछेंगे, हाउ मच एंड वेयर। अगर आप किसी के साथ 2 क्वेश्चन पूछ पा रहे हैं, जैसे कि मैंने बोला फोर्स लगा रहा हूं, तो आपका क्वेश्चन क्या बनेगा, सर कितनी लगा रहे हो। तो जो जवाब आता है दिस इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। मैंने बोला फोर्स लगा रहा हूं, सर कितनी लगा रहे हो, सीधा क्वेश्चन आएगा। मतलब क्रॉस क्वेश्चन क्या है मेरा, मैंने बोला फोर्स लगा रहा हूं, आपका जवाब सीधा क्या है, क्वेश्चन क्या आएगा, कितना लगा रहे हो। तो जो कितना का जो आंसर आता है उसे क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड। मैंने बोला 5 न्यूटन लगा रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कहां लगा रहे हो। मैंने इस बेंच है, मैं इस पे बोल रहा हूं 5 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूं,
तो आपको, सॉरी मैंने बोला फोर्स लगा रहा हूं, तो आपका क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कितना लगा रहे हो, मैंने बोला 5 न्यूटन। ओके सर कहां लगा रहे हो, मैं 5 न्यूटन से खींच भी सकता हूं, 5 न्यूटन से धकेल भी सकता हूं, दोनों काम कर सकता हूं, मैं इस एज से लगा सकता हूं। तो मुझे फोर्स को समझाने समय मेरे क्या बतानी पड़ रही है, डायरेक्शन बतानी पड़ रही है। तो ऐसी सारी फिजिकल क्वांटिटी जिसको स्पेसिफाई करने के लिए, समझाने के लिए डायरेक्शन का यूज होता है, उसे हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। तो एग्जांपल के लिए क्या जाएगा, फोर्स, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट, सर ऑलवेज, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्या समझाई थी, ऑलवेज फॉलो द शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ कम्स विद इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट फिक्स है, इनिशियली कहां था, फाइनल कहां पहुंच गया, कैसे गया मुझे नहीं पता, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बोलते हैं। एक्सेलरेशन, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। मोमेंटम, वेक्टर क्वांटिटी। वेट, वेट क्या होगा, वेक्टर। रीजन, हमेशा उसकी डायरेक्शन कैसी है, फिक्स, कहां लगता है, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। सर मास, मास मैं बोल सकता हूं ज्योमेट्री का कितना है, मैं मास को अर्थ पे लेके जाऊं, मार्स पे लेके जाऊं, जुपिटर पे लेके जाऊं, गैलेक्सी से बाहर लेके जाऊं, अगर मैं 2 kg मास का था तो मैं हमेशा क्या रहने वाला हूं, 2 kg का रहने वाला हूं। तो मास रिमेन कांस्टेंट, नेवर हैव द डायरेक्शन, so it is a scalar quantity, not a vector quantity, but weight is scalar, sorry weight is a vector quantity. Okay sir, electric current, इलेक्ट्रिक करंट बताइए, ये सब मैंने ऑनलाइन क्लासेस में डिस्कस किया है वैसे, ठीक है, पर एक बार मैं ठीक है रिकॉर्डेड में आ जाएगा ताकि कुछ बच्चे ने नहीं पढ़ा था वो भी देख लेगा। इलेक्ट्रिक करंट, सर इसकी तो डायरेक्शन भी है, कैसे डायरेक्शन है भैया, बिल्कुल डायरेक्शन है सर, हमने सीखा है 10th क्लास के अंदर, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल जाती है, मैग्नीट्यूड तो पता ही है, चार्ज अपॉन टाइम, और डायरेक्शन आपको पता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो क्यों ये एक स्केलर क्वांटिटी है ना कि वेक्टर क्वांटिटी, तो इसे हम कहेंगे टेंसर क्वांटिटी। 3 टाइप की होती है, फेजर, टेंसर, स्केलर, वेक्टर, 4 होते हैं टोटल। कितने होते हैं क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटी को अपन कितना बांट सकते हैं, 4 में। टेंसर जो स्केलर तो है लेकिन ओरिएंटेड है विद सम डायरेक्शन, टेंसर क्वांटिटी कहते हैं। कुछ होते हैं वेक्टर, पता ही दिया, स्केलर पता ही है, एक होते हैं फेजर, ठीक है। तो 3-4 क्वांटिटी है, अपने को फोकस नहीं करना फिलहाल, उनकी कोई ज्यादा बात नहीं है। टेंसर के लिए आपके क्वेश्चंस आएंगे तो मैं बताऊंगा टेंसर क्या होता है, फिलहाल अपन 2 डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं, वो किससे कर रहे हैं, वेक्टर और स्केलर। जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका जो फॉर्मूला है I = Q/D। देखो कई बार अपने को चेक्स लगाने पड़ते हैं, सर करंट की डायरेक्शन है, यानी कि अगर आप हर किसी की डायरेक्शन होगी तो आप हर किसी चीज को वेक्टर कहोगे, नहीं, कई बार अपने को जजमेंट लेने पड़ते हैं, कुछ और मल्टीपल चीजों में जाएंगे अपन, चीजें देखेंगे। तो जो इलेक्ट्रिक करंट है वो इन्फ्लुएंसिंग क्वांटिटी है। अगर बैटरी बड़ी लग गई तो पहले अगर हाई पोटेंशियल जाती थी तो अब उससे बड़ा अगर कोई पोटेंशियल आ गया तो वहां चली जाएगी। फिर इसका फॉर्मूले में क्या आ रहा है, चार्ज, चार्ज इज अ स्केलर, टाइम इज अ स्केलर, स्केलर अपॉन स्केलर, स्केलर। दूसरा, ये सब भी थोड़े छोटे मोटे एविडेंस थे, सबसे अच्छा एविडेंस तब मिला जब इस वायर से 2 एम्पियर करंट आया, इस वायर से 3 एम्पियर करंट आया, मिलकर कितना हो गया, 5 एम्पियर। तो वहां पता चला इलेक्ट्रिक करंट फॉलो स्केलर एडिशन, इसको क्या कहते हैं, स्केलर एडिशन। तो ऐसी क्वांटिटी जो इस मेथड को फॉलो करती हैं वो सारी क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर। तो वहां से पता चला कि इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये कैसी हो जाएगी, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो कुल मोटा मोटा आपको समझ में आया कि सर जब भी डायरेक्शन की बात होगी, मैग्नीट्यूड की बात होगी, तो उसे हम क्या नाम देंगे, वेक्टर। क्लियर। कई बार अपनी कन्वीनियंस के लिए मैं कुछ वेक्टरों को बनाऊंगा भी, कैसे सर, ये क्लास है, एरिया इज अ स्केलर क्वांटिटी, एरिया की कोई डायरेक्शन नहीं होती, एरिया की कोई डायरेक्शन नहीं होती,
लेकिन मेरा मन में आ रहा है कि क्यों ना मैं इस दरवाजे के ऊपर लिख दूं कि यहां पे सिर्फ और सिर्फ एग्जिट है और वहां सिर्फ क्या है, एंट्री। तो मैंने क्या किया, किसी पर्टिकुलर एरिया को डायरेक्शन दे दी। जब मैं किसी स्केलर को डायरेक्शन दे देता हूं तो वो क्वांटिटी बन जाती है वेक्टर। तो फॉर आर कन्वीनियंस, वेक्टर हमने बनाया है, नेचर ने नहीं दिया, भगवान ने नहीं दिया, हमने तो बनाया है। तो कई बार हम छोटे छोटे क्या करेंगे, चेंजमेंट कर लेंगे। तो मैं कई बार एक क्वांटिटी यूज करूंगा, एरिया। एरिया कैसा होता है, स्केलर। बट जब मैं इसको क्या दे दूंगा, डायरेक्शन, तो ये क्वांटिटी बन जाएगी एरिया वेक्टर। और मैं मल्टीपल टाइम्स इस क्वांटिटी को यूज करता दिखूंगा आप लोग को थ्रू आउट द फिजिक्स कि हाँ एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है व्हेन वी गिव द डायरेक्शन ओनली। किसी ने पूछा एरिया इज अ स्केलर और वेक्टर, सर स्केलर है, 101% स्केलर है। बट व्हेन वी यूज एज अ वेक्टर वी हैव टू गिव सम डायरेक्शन। सबसे अच्छा एग्जांपल क्या दिया, एंट्री एग्जिट का दे दिया मैंने। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दीवार का क्या है, एरिया है या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है? कई बार पढ़ा ना, 10th क्लास में बहुत बार पढ़ा होगा। पाइप का क्या लिखते हो, एरिया लिखते हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिखते हो। दरवाजे का क्या लिखोगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। खिड़की का क्या लिखोगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। दीवार का कभी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मत बोलना, ये एरिया है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तब बोलते हैं जब कोई चीज क्रॉस कर रही होती है, तो हम वहां पे यूज करते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। पाइप्स का, किसी नदी का, किसी पर्टिकुलर जहां से कोई पानी गिर रहा है, हम क्या यूज करेंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्लियर है बात, पक्का समझ में आ गई? कब मैं वेक्टर बोलूंगा, कब मैं स्केलर बोलूंगा, बात खत्म करते हैं यहाँ पे। ओके सर, ओके बिल्कुल समझ लेते हैं इस चीज को। इसके लिए छोटा सा बेसिक पढ़ते हैं। एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ पार्टिकल कॉल्ड एटम। दिस इज एटम। आपको अपने आसपास जो भी चीज दिख रही है वो किससे बनी है, एटम से। एटम में न्यूक्लियस के अंदर कौन है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, और बाहर कौन मार रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। इस बॉडी ने हमारा कुछ स्पेस ऑक्यूपाइड किया है, ठीक है। जिसने स्पेस ऑक्यूपाइड किया है उसका हम गिनते हैं मास। हाँ ओके ओके, और पकड़ ले, ठीक है। तो स्पेस ऑक्यूपाइड किया हुआ है, तो वो क्या बन गया, मास। जो भी चीज स्पेस ऑक्यूपाइड कर रही है, डेफिनेशन आपकी 9th क्लास की लिखा है, पहले लाइन ही लिखा है, दोज क्वांटिटीज या दोज मटेरियल्स व्हिच हैव ऑक्यूपाइड सम स्पेस हैविंग सम मास। तो जो भी स्पेस ऑक्यूपाइड कर रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, एक्चुअल क्वांटिटी क्या है, मास। समझ में आई बात, मास ही होता है। इसकी यूनिट क्या होती है, केजी। ओके, हम बेवकूफ हैं, तब से मैं तेरे से पूछूं तेरा वेट कितना है तो बोलेगा सर 40 किलो है, 40 केजी बोलता है। वो हमारी गलती है, हमारा वेट कभी केजी में नहीं निकलता, केजी वेट बोलते हैं उसको। उसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन। आपको अगली बार पूछो ना, कोई पूछे आपका वेट कितना है, अगर आपका 45 है तो आप बोलना 45 न्यूटन है मेरा, क्योंकि हम जो आपका वेट है वो क्या है, अर्थ खींच रही है आपको। तो जिस फोर्स से खींच रही है उसे हम क्या कहते हैं, वेट। तो जो फोर्स का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो जब तू अर्थ के ऊपर है तो ये तेरी बॉडी है, छोटा है, ये बड़ी मास है, तो ये तेरे को क्या लगा रही है अपनी तरफ, एक ग्रेविटेशनल पुल। ग्रेविटेशनल पुल, इस ग्रेविटेशनल पुल को ही क्या कहते हैं अपन, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मास। मास आपकी बॉडी का मास जो आपको इनहेरिटेंस से मिला है। हर बॉडी जो कुछ क्या कर रही है, जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, उस सबके पास भी क्या है, मास। दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर। सिंपल डेफिनेशन में क्या बोलेगा, किसी ने पूछा सर मास है क्या, फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, यानी अगर मैटर है तो उसके पास मास होगा ही होगा। दैट इज फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल, फंडामेंटल मतलब कि अगर नेचर में दिया हुआ है तो ये नेचर के द्वारा दी गई प्रॉपर्टी है।
समझ में बात, फंडामेंटल सब लग रहा है, फंडामेंटल। तो दिस इज फंडामेंटल। तो वेट का क्या फॉर्मूला बना, मास इनटू एक्सेलरेशन, कौन सा, ड्यू टू ग्रेविटी। तो तेरा वेट का फॉर्मूला क्या बना, mg। तो तेरा वेट क्या है, mg है, और मास क्या है, सिंपल। तो इस वेट की तो डायरेक्शन हो गई, जो तेरे को क्या कर रही है, सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ खींच रही है, इसलिए मैं इसको क्या बोल रहा हूं, वेक्टर। मास का तो कुछ था ही नहीं, वो तो एक फिजिकल क्वांटिटी थी, 2 किलो 3 किलो 5 किलो, कहां पे किसी को पूछने की जरूरत ही नहीं है। तू यहां ले ले, चाहे तू मार्स में जा, तेरा अगर वेट, अगर तेरा कितना है, सपोज का तेरा वेट में एग्जांपल के लिए 60 केजी ले रहा हूं, तू बोलता था कि मेरा 60 केजी है, तो पहली बार तो मैंने तेरा बोला कि यूनिट गलत बोलता है, तो कभी अब से बोलेगा तो क्या लिखेगा, 60 केजी वेट, या क्या बोलेगा, 60 न्यूटन। 9th क्लास में तूने पढ़ा है जी की वैल्यू कितनी होती है, 9.8, जिसको मैं लमसम कितना बोल दूं, 10। तो अगर तेरा 60 केजी वेट अर्थ पे है, तो तेरा एक्चुअल मास कितना हो गया, 6 केजी। तो तू एक्चुअल में अगर तू 60 केजी बोलता था, तो तेरा एक्चुअल मास कितना है, 6 केजी का है। अब तुझे मैं जुपिटर पे ले जाऊंगा, तुझे मैं मून पे ले जाऊंगा, चाहे कहीं लेके जाऊंगा, तेरे को उस ग्रह के हिसाब से, उस प्लेनेट के हिसाब से तेरी बार बार क्या होती रहेगी, अलग अलग तेरे वेट हो जाएंगे। तो तेरा अर्थ पे वेट 60 केजी था, न्यूटन था, मून पे अलग होगा, जुपिटर पे अलग होगा, मार्स पे अलग होगा, गैलेक्सी के बाहर अलग होगा। कई बार जब स्पेसशिप में होगा तो वेटलेसनेस होगा, उड़ रहा होगा, फ्लोट कर रहा होगा, सब कुछ अलग। तो मास इज डिफरेंट क्वांटिटी, वेट इज अ डिफरेंट क्वांटिटी। इसको डिस्कस करेंगे, ग्रेविटेशन चैप्टर भी है पूरा प्रॉपर, वहां डिस्कस और होगा। फिर भी तूने पूछा तो मैं बता दिया, ठीक है। राज क्या अबे हो जा, डिस्टर्ब होता है, चार्ज नहीं क्या लग रहा, फिर वो नहीं रहता, वो साथ में रोटेट नहीं करता। चले जाते ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास में पूरा का पूरा वेट और सिस्टम, समझ में आ गई बात। चलिए ओके, तो ये समझ में आ गया आपको। चलिए, तो वेक्टर क्वांटिटी क्या है, कैसे डिस्क्राइब करनी है, कब मुझे वेक्टर के साथ खेल करना है, कब मैं उसके साथ में चेंजमेंट करूंगा, किसको कहूंगा किसको नहीं कहूंगा, जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा, डरने की जरूरत नहीं है। सर रोज क्वांटिटी के बारे में छूट गया तो पेपर में आ गया, तो मेरे को बेसिक्स पता है, मैं जजमेंट ले लूंगा। क्लास में कोई नई क्वांटिटी आ गई, सपोज करो पेपर देने गए जेई का, कोई अलग ही क्वांटिटी आ गई, सर अलग क्वांटिटी कौन सी आ जाएगी। तो जब आप 11th क्लास की अपनी एनसीईआरटी बुक लेकर आओगे, परचेस तो करनी है, एनसीईआरटी तो करनी है, मैं जो हमारे मॉड्यूल जा रहे हैं वो अलग है, एनसीईआरटी तो बुक लेनी है। एनसीईआरटी बुक को ओपन करोगे तो लास्ट का पन्ना खोलोगे तो वहां पे जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है सब दे रखी, 108 120 ऐसे कुछ करके होंगी, वो देख लेना, सब दिया हुआ है। रटनी है क्या सर, देखनी है क्या, बस देख लेना, होती भी है। जैसे जैसे हमारी फिजिक्स ग्रोथ होगी, 11th 12th सारी फिजिकल क्वांटिटी अपने सामने निकल जाएंगी। जब भी मैं कोई नई फिजिकल क्वांटिटी पढ़ाऊंगा तो मैं हमेशा क्या पढ़ाऊंगा, उसका वो वेक्टर है या वो स्केलर है वो भी डिस्कस होगा, उसकी यूनिट क्या है वो भी डिस्कस होगा। थोड़े दिनों बाद मैं डायमेंशन फॉर्मूला नाम की एक चीज पढ़ाऊंगा, डायमेंशन फॉर्मूला भी अपन सीखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना सब करने के बाद आइए सर अगले चलते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। ये वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करें, तो सर सीधी सी बात है क्या, फिजिकल क्वांटिटी, और अगर फिजिकल क्वांटिटी है तो 101% क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड होगा और उसकी डायरेक्शन होगी। क्लियर, वेक्टर होगा यानी कि फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगी, सिंपल सी बात है। अच्छा,
रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हैं तो सबसे पहला हमने किया सिंपली एनालिटिकली करते हैं। ग्राफ रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ रिप्रेजेंटेशन करते हैं। कैसे करेंगे सर? सर मान लेते हैं दिस इज कॉल्ड वाई एक्सिस एंड दिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। हर चीज कहां आने वाली है? प्लेन पर ही आने वाली है। हर चीज किस पर आने? प्लेन पर ही आनी है। तो मैंने एक प्लेन बना दिया तुम्हारे सामने। कौन सा प्लेन बनाया? एक्स वाई प्लेन। इस प्लेन पे एक पॉइंट है, लेट x1 कोमा y1। क्लियर है? पक्का? दिस इज कॉल्ड ओरिजिन, 0 कोमा 0, सबको पता है। ओके सर, अगर मैं इस पॉइंट की पोजीशन बोलना चाहता हूं तो मैं बोलूंगा सर दिस इज द पोजीशन। तो सबसे पहले मैंने क्या पढ़ा? पोजीशन वेक्टर। क्या पढ़ लिया? पोजीशन वेक्टर। ऐसा वेक्टर जो मुझे मेरे रेफरेंस पॉइंट से, रेफरेंस पॉइंट यानी कि ओरिजिन, मैं जितनी भी बातें करूंगा इस प्लेन पे घूम रहा हूं, मैं कहां करूंगा? इसके रिस्पेक्ट में करूंगा। फॉर दिस बोर्ड दिस इज द ओरिजिन। मेरा मार्कर यहां है, मैंने स्टार बनाया। क्या बोलोगे? कैसे बनाया? कि सर के बोर्ड के जो बोर्ड था, बोर्ड का जो ये वाला कोना था, इस कोने से 1 2 3 4 5 6 7 8 कोमा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 8 कोमा 10 के ऊपर कौन है? मैंने एक स्टार बनाया। 8 कोमा 10 के ऊपर क्या बना लिया मैंने? वो बना लिया। सिंपल, समझ रही बात? मैंने स्टार बनाया। तो इससे क्या निकालते हो? पोजीशंस निकालते हो किसी की। क्लियर है कि कैसे किसी की पोजीशंस निकालनी है? ओके सर, मैंने इसको नाम दिया क्या? ए का। तो इसे क्या नाम दे दिया मैंने? ओ ए। ओ ए। जब भी मैं किसी के पीछे अब से ये जो एरो बनाऊंगा, ये मुझे बताएगा उसकी रिप्रेजेंटेशन। दिस इज कॉल्ड वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। फिजिकल क्वांटिटी, जब भी मैं किसी के ऊपर क्या लगा रहा हूं, इस तरीके का एरो लगा रहा हूं, तो वो मुझे क्या बता रहा है? उसका वेक्टर नोटेशन। जैसे मैं स्पीड लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? v, लेकिन जब मैं वेलोसिटी लिखूंगा तो लिखूंगा v वेक्टर। जब मैं डिस्टेंस लिखूंगा तो s लिखूंगा, लेकिन जब मैं डिस्प्लेसमेंट लिखूंगा तो मैं लिखूंगा s वेक्टर। अब से मेरे लिए फोर्स f वेक्टर बन चुकी है आज के बाद। अभी तक मैं सिर्फ f लिखा करता था, लेकिन अब हम अंडरस्टूड कर चुके हैं चीजों को, तो अब से मैं क्या लिखूंगा? f वेक्टर। मोमेंटम p लिखता था, अब लिखूंगा p वेक्टर। बस कुछ नहीं, एरो लगा दूंगा। दैट मीन्स वेक्टर क्वांटिटी। पहली बात क्लियर हो गई? वेक्टर क्वांटिटी। ओके, हाउ इट रिप्रेजेंट। हमने एक नोटेशन बनाई कि कुल मिलाकर हम जो वेक्टर पढ़ने वाले हैं, लेकिन पढ़ने तो किस पे वाले हैं? 3 डायमेंशन पर। 3 डायमेंशन पे मेरे पास x एक्सिस है, मेरे पास y एक्सिस है, मेरे पास z एक्सिस है। तो x एक्सिस को मैं अब से बोलूंगा i कैप। सर ये x पॉजिटिव है तो ये वाली क्या होगी? -x। तो जब मुझे -x की बात करनी होगी तो मैं -i बोल दूंगा। y की जब मुझे बात करनी होगी तो मैं बात करूंगा j से, j कैप, i कैप, j कैप, एंड लास्ट वन इज k कैप। This is called vector notation system. x को i, y को j एंड z को k। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत नहीं है? अच्छा, वापस आओ। सर अगर ये पॉइंट यहां पे, ये पॉइंट 2,3 होता तो मुझे पता है 2 कहां है? x में, और 3 कहां है? y में। तो अब अगर जैसे ये सपोज करो पॉइंट B है, तो मुझे अगर OA लिखना है तो मैं लिखूंगा x कहां है? i कैप में, प्लस y कहां है? y x1, y1 किसमें? j में।
जैसे मुझे OB लिखना होगा तो क्या लिखूंगा, 2i कैप 3j कैप। क्या बात सुन आई? यानी कि सिर्फ पीछे क्या लगा दो, नोटेशंस लगा दो। क्लियर है? ऐसे हम किसी वेक्टर को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। 2i कैप 3j कैप। क्लियर? पक्का? कोई दिक्कत नहीं? चलिए आगे आइए। तो सर पता चला कि एक एरो है, दिस इज कॉल्ड O, दिस इज कॉल्ड A. Suppose this point is 2, 3. So we have OA vector is called 2i cap 3j cap. Simple vector notation. इसे क्या कहते हैं? वेक्टर नोटेशन. दिस इज कॉल्ड वेक्टर नोटेशन. ऐसे किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है. सर आपने सिखा रखा है अगर वेक्टर हुआ तो मैग्नीट्यूड भी होगी, डायरेक्शन भी होगी. सो ये एरो है, तो इस एरो के ये एरो मुझे क्या बता रहा है, मेरा वेक्टर. इसकी क्या क्या है? एक है इसकी टेल. क्या है इसकी टेल, पूंछ. और एक क्या है उसका हेड. इसे क्या कहते हैं, हेड. तो किसी वेक्टर की जो पूंछ होती है, टेल होती है, वो हमें देती है हमारा मैग्नीट्यूड. और जो हेड होता है ये हमें देता है हमारी डायरेक्शन. क्या बात समझ में आ गई? पक्का? फॉर एग्जाम्पल, a car moving in south east direction with 20 meter per second. Another car A moving north west direction with 40 meter per second. दो कंडीशन थी. So now onwards we have a system called vector analysis, and for our previous knowledge this is north, east, west, south. कार A साउथ ईस्ट. अभी तक को डिग्री नहीं बोला तो 45 डिग्री. अनदर कार B 40 मीटर पर सेकेंड. नॉर्थ वेस्ट. मीटर पर सेकेंड. कार भी. सर एक एरो छोटा बनाया है, एक बड़ा बनाया है. हाँ यही तो बचा है. अब से मैं किसी बड़ी और छोटी चीजों को किससे बताऊंगा, एरो की लंबाई से. ये मेरा 20 था तो मेरा डबल इसका 40 है. 20 का डबल 40. एरो की पूंछ बड़ी बना दी. तो अगर अब से मुझे कंपैरिजन करके दिखाने होंगे तो मैं किसी वेक्टर क्वांटिटी की एरो बड़े छोटे बनाऊंगा. सर कैसे पता चलेगा, नापोगे क्या स्केल से? अरे अंदाजे. अगर इतना सा मैंने अगर 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 20 को डबल करता होगा, 30 को 3 गुना करता होगा, 4 गुना करता होगा. बड़ा बनाना है बस उससे. उस क्वांटिटी से बड़ा बना के दिखाऊंगा तुम्हें हर बार अंदाजे से. समझ में? पक्का? ठीक. ओके सर आगे चलिए. एक तो चलो आपने बता दिया सर एरो रिप्रेजेंटेशन होता है. दिस इज कॉल्ड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर with the help of arrow in which tail represent the magnitude and head represent the direction. चलिए what about analytical? Analytical कैसे ढूंढ सकते हैं? सर ये 2,3 है, ये कितना है 0,0. अगर मुझे टेल यानी कि मैग्नीट्यूड ढूंढना है
टेल की लंबाई ढूंढनी है तो वी हैव अ फॉर्मूला कॉल्ड डिस्टेंस फॉर्मूला। अरे बोलो सही है। डिस्टेंस फॉर्मूला मुझे क्या दे देगा, ओ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा क्या, मैग्नीट्यूड। इसे क्या कहते हैं, फेब्स, मोड। क्या कहते हैं इसको, मोड। किसी चीज क्वांटिटी के अगर दोनों तरफ मैंने क्या लगा दिया, डंडे खींच दिए, इसे क्या बोलूंगा, मोड। ये इसका मतलब क्या होता है, यहां से सिर्फ क्या आ सकती है, फिजिकल क्वांटिटी पॉजिटिव। इस बार का मतलब होता है यहां से हमेशा क्या आ सकता है, पॉजिटिव आ सकता है, यानी कि जीरो आ सकता है या पॉजिटिव आ सकता है। तो किसी का मैग्नीट्यूड या तो जीरो होगा, जीरो होगा, या कुछ पॉजिटिव नंबर होगा, 2 4 5 कुछ भी होगा। क्या फॉर्मूला होता है वो, क्या डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, लाइक दैट। इसका अगर निकालूंगा तो क्या लिखूंगा, x माइनस 0 होल स्क्वायर, y1 माइनस 0 होल स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट के अंदर क्या बन गया, x1 का स्क्वायर और y1 का स्क्वायर। अगर मैं इसका निकालना चाहता हूं तो ओ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या निकालूंगा, अंडर रूट के अंदर 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 और 9 13 यूनिट, क्या लगा दूंगा पीछे, यूनिट। तो ओ ए का मैग्नीट्यूड क्या है। तो अब जो पता चला उस हिसाब से अगर मैं किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा हूं विद द हेल्प ऑफ दिस एरो, सो इट कैरी बोथ मैग्नीट्यूड as well as direction. For magnitude we have a symbol called a vector mod. For direction we have a notation a cap. क्या बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई, पक्का। अब मैं जा रहा हूं सीधा 3D मॉडल पे, 3D मॉडल पे, यानी कि एक ए वेक्टर कैसा रिप्रेजेंट हो सकता है, ए वेक्टर रिप्रेजेंट हो सकता है एक्स आई कैप, वाई जे कैप एंड जेड के कैप। सपोज इस क्लास के अंदर ये मेरे मोबाइल फोन की लोकेशन बतानी है, क्या करोगे, वो रहा ओरिजिन, एक्स में 5, वाई में 3 और जेड में 8, बन गया। क्या कोऑर्डिनेट लिखूंगा, 4,3,8, बन गया, मेरे फोन का लोकेशन आ गया। वो देखा भी आईपीएल मैचेस के अंदर वो एक कैमरा चलता है, क्या तारों से जुड़ा हुआ है, सबसे महंगा 10 करोड़ का कैमरा, जिससे पूरा आईपीएल रिकॉर्ड होता है। अगर हॉटस्टार पे देखोगे तो अलग अलग एंगल पे आ गया आजकल, दबाओगे तो इस एंगल से देखना, तो सबसे महंगा चलता है, स्पाइडर कैमरा कहते हैं उसको, आज सर्च करना गूगल पे। वो स्पाइडर कैमरा इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। वो चारों तरफ केबल से बंधा हुआ है, वो कोऑर्डिनेटर डालता है, वो कोऑर्डिनेट पे चला जाएगा अपने आप कैमरा, वहां से शूट करेगा, फिर वहां शूट करेगा, फिर घूम के शूट करेगा, जो करना है। पूरे स्टेडियम में वो कहीं जा सकता है, वो नीचे ग्राउंड पे भी आ सकता है, कोर्ट के आगे जा सकता है, वो कैमरामैन के मुंह पे आ सकता है। कई बार तो लोगों ने क्रिकेट से बॉल से मार के तोड़ दिया स्पाइडर कैमरा, हुए दो चार वो भी हुए, बॉल से बढ़ गया कैमरा, होता है। 10-12 करोड़ का कैमरा है वो ओनली स्पाइडर कैमरा। जो आईपीएल को सबसे अच्छा बनाता है वो स्पाइडर कैमरा है। वो डिक्टो ऐसे ही काम करता है, पूरा स्पेस में घूमता है, पूरा आईपीएल मैच कवर करता है। देखना आज पढ़ना उसका। तो इस तरीके से था, तो ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन था। तो उसका क्या होगा, सबसे पहले मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, सर फॉर्मूला निकाल दिया ना आपने, एक्स का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर, जेड का स्क्वायर, क्लियर। सर अगर मुझे वेक्टर पता है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता है, तो डायरेक्शन तो मैं निकाल लूंगा। कैसे, जब दो क्वांटिटी पता हो तीसरी क्वांटिटी निकल जाती है डिवाइड करके। ए वेक्टर के पास क्या था, मैग्नीट्यूड भी था, डायरेक्शन भी थी। तो उस अगर वेक्टर को मैं क्या करूं, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं, वो क्या देगा मुझे, डायरेक्शन। तो मेरे पास डायरेक्शन निकालने का फॉर्मूला क्या बन गया, ए वेक्टर यानी एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर, जेड का स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड ए कैप। तो हम किसी वेक्टर की डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं, हम उसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके समझते हैं। एग्जांपल मैंने कल ऑनलाइन क्लासेस में समझाया था। सपोज दिस इज द बॉक्स, ये बॉक्स है,
किसी ने यहां से 3 न्यूटन लगाया, 4 न्यूटन लगाया, मैं यहां से धक्का और दे रहा हूं, इसको धक्का अंदर की तरफ दे रहा हूं तो लगाऊंगा क्रॉस, क्रॉस मतलब इनवर्ड, डॉट लगाऊंगा आउटवर्ड, डायरेक्शन बताने का तरीका है 5 न्यूटन। प्रैक्टिकल एग्जांपल, प्रैक्टिकल एग्जांपल, 3 लोग हैं आगे, चलो बेंच पे धक्का लगाते हैं, मैं यहां से लगा रहा हूं, तू वहां से लगा रहा है, वो यहां से कहीं कोने से लगा रहा है, 3 फोर्स लगा रहे हैं बेंच पे, जाएगी कहां बेंच, कितनी फोर्स लग रही है इसके ऊपर, ये सब डिस्कस करना है अपने को। दिस इज द फिजिक्स, बेसिक फिजिक्स। सबसे पहले पहला क्वेश्चन, 3 तरह की फोर्स लग रही है, एक लगती तो उठा के सीधा बोल देते, 9th क्लास में ही सीखा है, 2 न्यूटन 5 न्यूटन, 3 फोर्स लगते हो देखा ही नहीं था 9th में, अब लग गई 3 फोर्सेस। तो पहला क्या काम है, हाउ टू रिप्रेजेंट टोटल फोर्स ऑन दिस बॉक्स विद द हेल्प ऑफ वेक्टर। टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस बॉक्स इज, सर ये मेरे को मॉडल मेरा 3 डायमेंशन जैसा दिख रहा है, ये फोर्स 3 न्यूटन कहां लग रही है, एक्स एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पे लग रही है, दिस इज द क्वांटिटी ना, एक्स वाई जेड, कहां लग रही है, एक्स पे। सर वहां से लग रही होती तो माइनस एक्स से, 4 न्यूटन यहां लग रही है सर वाई एक्सिस पे, यहां से लग रही होती माइनस वाई पे, अंदर कर रहा हूं माइनस जेड पे कर रहा हूं, बाहर की तरफ क्या आता पॉजिटिव जेड, अंदर क्या आ रहा है नेगेटिव जेड। ओके सर अब तो आ गया 3 आई कैप 4 जे कैप माइनस 5 के कैप। क्या ये बात समझ में आती है, क्या ये बात समझ में आती है, कैसे लिखा मैंने फोर्सेस, सिंपल था, बहुत सिंपल था। अब मुझसे कोई क्वेश्चन पूछ के दिखाए, पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा, टोटल फोर्स कितनी लग रही है, मैं बताता हूं कितनी लग रही है, एफ वेक्टर मॉड कितना, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 9 4 16, 16 और 9 कितने हुए 16 9 और पूरा कितना हुआ 25 25 16 49, नहीं करे ना, ऐड करो, मेरी मैथ कमजोर है। 50 लिख दूं, रूट ऑफ 50, 5 रूट 2 न्यूटन, 5 रूट 2 न्यूटन। तो इतनी सारी फोर्सेस लग रही थी पर लग कितनी रही थी 5 न्यूटन, 5 रूट 2 न्यूटन। टोटल रिजल्टेंट फोर्स, इक्विवेलेंट फोर्स, तीनों का समरूप फोर्स 5 रूट 2 न्यूटन। वेरी क्लियर, इजी, क्लियर। सर व्हाट अबाउट द डायरेक्शन, वेक्टर क्वांटिटी, कहां डायरेक्शन होगी, सर मुझे नहीं पता, सीधा लिख देंगे, क्या लिखेंगे डायरेक्शन इसकी, एफ कैप, क्या लिखेंगे 3 आई कैप 4 जे कैप माइनस का 5 के कैप डिवाइडेड बाय 5 रूट 2 करके छोड़ देना। इसी डायरेक्शन को समझाऊंगा बाद में समझाऊंगा कि डायरेक्शन को समझते कैसे, अभी फिलहाल निकालने का तरीका सिर्फ इतना करके छोड़ दिया। वेक्टर से उसका मैग्नीट्यूड खींच लिया कुल मिलाकर, तो पीछे क्या बच गई होगी डायरेक्शन। सिंपल कॉन्सेप्ट, बहुत सिंपल ही पढ़ा रहा हूँ, बहुत सिंपल, लो लेवल, एकदम सिंपल फीडिंग कर रहा हूँ। क्लियर है क्या, आज इतना ही करते हैं, ठीक है, चलो ओके, कल इसको डिस्कस करेंगे आगे।